साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसके संबंध में बात कर लेते हैं। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, यह प्रत्येक वर्ष 7 जून को दूषित भोजन एवं पानी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, यह जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है किस दिन मनाया जाता है, तो 7 जून को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम इसकी है, वह थीम है खाद्य सुरक्षा सभी का अधिकार, तथा इंग्लिश में देखें तो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूज हो जाए, तो इसलिए दोनों को याद रखिए, खाद्य सुरक्षा सभी का अधिकार, और इंग्लिश में इसका है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अब इसको मनाने का जो उद्देश्य, उस उद्देश्य को देख लें, तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने के लिए जागरूकता पैदा करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। तथा इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझें कि कब से इसको मनाया जा रहा है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को पहली बार जो है वर्ष 2019 में द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी नामक विषय के तहत आदिस अबाबा सम्मेलन, जो कहाँ हुआ था, आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, तो आदिस अबाबा सम्मेलन और जेनेवा फोरम द्वारा वर्ष 2019 में किए गए खाद्य सुरक्षा के पैमाने पर प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए इसको मनाया गया था। मतलब पहली बार इसको कब मनाया गया, 2019 में, और यह दूसरी बार इसको मनाया जा रहा है। तो इसलिए अभी यह नया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 7 जून को मनाया जाता है ये। तथा संयुक्त राष्ट्र ने अपनी 2 एजेंसियों, जिनके नाम हैं खाद्य और कृषि संगठन अर्थात FAO तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा WHO, को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब इन दोनों संस्थाओं के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में यह दोनों जो संस्थाएं काफ़ी चर्चा में रही हैं। जैसे कि आपका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आगे की परीक्षाएं आएंगी उनमें जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खाद्य और कृषि संगठन अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के संबंध में। तो ये इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना वर्ष इसका जो रहा है 1945 में इसको स्थापित किया गया था, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत इसको स्थापित किया गया था। मतलब यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत एजेंसी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इटली के शहर रोम में इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्यों की संख्या देखें तो इसमें वर्तमान में 194 सदस्य हैं। तथा यह जो खाद्य और कृषि संगठन FAO है, यह वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए काम करता है। और इस संस्था का जो लक्ष्य है वो पोषण सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देना इसका महत्वपूर्ण कार्य और उद्देश्य है। अब आगे बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में। तो यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, और इसकी स्थापना वर्ष 1948, ये एग्जैक्ट डेट देखें तो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके जो सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 194 देश इसके सदस्य हैं। तथा 150 देशों में इसके कार्यालय हैं, तथा 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मतलब प्रत्येक देश, मतलब कुल मिलाकर के 150 देशों में इसके कार्यालय हैं। इसके अलावा, इन कार्यालयों के अलावा 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। और WHO जो है यह एक अंतर सरकारी संगठन है, तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से यह कार्य करता है। और WHO जो है यह वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है, तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित इसके द्वारा किए जाते हैं। तथा जो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती, तो इसी 7 अप्रैल को महत्ता प्रदान करने के लिए 1950 से प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। और इस बार 2020 की जो थीम रही है इसकी, वह क्या रही है, नर्स और मिडवाइफ्स का योगदान, जो कि कोविड-19 महामारी के दौर में इनकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी के तहत इनकी इस बार जो थीम है, थीम में इनको जगह दी गई है, नर्स और मिडवाइफ्स का योगदान। तो थीम याद रखिएगा। इसके अलावा जो WHO है, इसकी 2 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से, एक तो आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, तथा दूसरा जो है विश्व स्वास्थ्य सभा होती है, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है। यह जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। और इसमें विश्व स्वास्थ्य सभा में 34 सदस्य होते हैं। मतलब ये जो आपके 194 सदस्य हैं, इन्हीं में से 34
देश जो है चुने जाते हैं इसके सदस्य के रूप में। तो विश्व स्वास्थ्य सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 34। तो अभी क्या है, भारत इसका सदस्य है, मतलब विश्व स्वास्थ्य सभा का। और इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन वाजपेयी, इनको एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस प्रकार से WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षता जो है वो भारत के पास है। तथा भारत को यदि देखें कि इसमें शामिल कब हुआ, तो भारत जो है इसके संस्थापक सदस्यों में से रहा है और 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बन गया था। मतलब जब इसको आधारशिला रखी ही जा रही थी तभी यह इसका सदस्य बन चुका था और पूरी तरीके से यह कार्य रूप में कब आती है? 7 अप्रैल 1948 में WHO। इसके अलावा WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्रीय कार्यालय, जो 6 क्षेत्रीय कार्यालयों की हमने बात की कि WHO के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो उन 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में से दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा, जैसे कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि भारत से किन किन रोगों का उन्मूलन किया जा चुका है, तो 2 नाम जरूर याद रखिएगा। एक आपका चेचक, जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं या जिसको हम लोग छोटी माता भी कहते हैं, तो चेचक है। चेचक का उन्मूलन जो है 1977 में भारत सरकार और WHO के प्रयासों के माध्यम से हुआ। उसके अलावा पोलियो का उन्मूलन जो होता है आपका मार्च 2014 में हुआ था भारत सरकार और WHO के सहयोग से। तो इस प्रकार से ये दोनों बीमारियां याद रखिएगा, इनका भारत से उन्मूलन हो चुका है, चेचक का और पोलियो का। चेचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं स्पंदन अभियान के संबंध में। तो यह स्पंदन अभियान है क्या? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या और भ्रातृघात अर्थात फ्रेट्रिसाइड, भ्रातृघात मतलब क्या होता है कि जो पुलिस कर्मचारी हैं वो अपने सहयोगियों, मतलब अपने पुलिस अफसर या अपने साथ जो काम करने वाले कलीग हैं उनको मतलब किसी टेंशन की वजह से या जो अपनी परेशानी की वजह से उनको गोली मार देते हैं या उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो इसे एक भ्रातृघात कहते हैं। तो पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या और भ्रातृघात की घटनाओं को कम करने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा यह फैक्ट कि स्पंदन अभियान कहाँ से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और किस संबंध में है? तो पुलिस कर्मियों से संबंधित यह है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं उसको भी देख लेते हैं। तो एक फैक्ट वहाँ के बारे में याद रखिएगा कि पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक जो है पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की हुई है। तो इसी को देखते हुए यह जो स्पंदन अभियान है इसको प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़े पुलिस अधीक्षक जो हैं वो प्रत्येक शुक्रवार को अपने जिलों में परेड शुरू करेंगे और इसके बाद पुलिसकर्मियों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। और साथ ही इस अभियान के तहत अवसादग्रस्त अधिकारियों का चिकित्सा उपचार एवं परामर्श जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कि जो भी अवसादग्रस्त हैं उनका चिकित्सा उपचार होगा और परामर्श जो है उनको नेसेसरी उनका किया जाएगा। तथा यह अभियान जो है सभी जिला मुख्यालयों पर पुलिस कर्मियों के लिए योग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि उनका जो टेंशन है या जो तनाव है उसको कम से कम किया जा सके। साथ ही पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वह नियमित रूप से पुलिस थानों का दौरा करें और मनोरंजक गतिविधियों की व्यवस्था करें, जिससे कि उनका जो तनाव है वह कम करने में मदद मिले। तथा थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में फैक्ट याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ जो है इसकी ये पूछा जाए कि इसका स्थापना कब हुई, मतलब इसका गठन कब किया गया, तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है उसके तहत इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर सन 2000 को इसको भारत के 26वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सन 2000 में ही 3 राज्यों का गठन किया गया था। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि इनका क्रम बताइए कि किस क्रम में इनको गठित किया गया था। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को, और इसके बाद उत्तराखंड गठित होता है 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में, और तीसरा है 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वें राज्य के रूप में। तो क्रम क्या हो गया आपका? छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद आपका झारखंड आता है। तो ये क्रम याद रखिए, कई बार परीक्षा में क्रम लगाने के लिए या क्रम पूछ लेता है। इसके अलावा यदि छत्तीसगढ़ की बात करें कि छत्तीसगढ़ की सीमा किन राज्यों से जुड़ती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। पहली चीज़ कि उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सीमा जो है आपका मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र, उसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों से लगती है, और उड़ीसा से और झारखंड से भी इसकी सीमा लगती है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं विश्व महासागरीय दिवस के संबंध में, या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ओशियंस डे। तो संयुक्त राष्ट्र जो है प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाता है। तो यह तारीख याद रखिएगा
कि विश्व महासागरीय दिवस या विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है। और यदि इस बार की थीम की बात करें कि इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की जो थीम है वह है एक सतत महासागर के लिए नवाचार। क्या है? एक सतत महासागर के लिए नवाचार। इंग्लिश में देखें तो इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। अब इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का उद्देश्य जो है वो समुद्र से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत एवं सामूहिक कर्तव्य जो हैं इसके संसाधनों का निरंतर उपयोग करते हैं। मतलब हम लोग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से इसके जो संसाधन है उसका हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से उपयोग करते हैं। तथा यदि इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखें कि इसको मनाया कब से जा रहा है, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट या रियो 1992 के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सम्मेलन हुआ था, इसके बाद कई देशों ने वर्ष 1992 से, यह सम्मेलन 1992 में हुआ था, तो इस 1992 से इस विशेष दिन को मनाना शुरू किया था। तो प्रारंभ में 1992 से जो देश थे वो इंडिविजुअल तौर पर इसको मनाते थे, तथा वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि वर्ष 2009 से 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब से मनाना प्रारंभ किया गया, तो 2009 से प्रारंभ किया गया है इसको मनाया जाना। तथा इसके अलावा वर्ष 2017 में सतत विकास के लिए जो 2030 एजेंडा में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, इसके कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए महासागरीय सम्मेलन बुलाया गया था, जिसका मुख्य विषय था सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण तथा सतत उपयोग करना था। यहाँ याद रखिएगा जो सागर से संबंधित चीज़ें हैं वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 14 है उससे संबंधित है। अब थोड़ी सी कुछ अन्य फैक्टों को देख लें, तो संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030, इसके तहत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG घोषित किया गया 15 वर्षों के लिए, तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 विकास लक्ष्य मतलब 17 टारगेट रखे गए हैं तथा 17 गोल रखे गए हैं, तथा इसके अंतर्गत 169 प्रयोजन, तो 17 विकास लक्ष्य और 169 प्रयोजन को इसके अंतर्गत रखा गया। अब इसमें जो परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, जिससे एक आध परीक्षा में गोल से संबंधित पूछा गया कि ये चीज़ किस गोल से संबंधित है SDG के, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग अभी महासागर के बारे में बात की, तो याद रखिएगा जो इसका टारगेट या जो गोल नंबर 14 है, लक्ष्य 14, यह जो कहता है यह है स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। तो ये समुद्र से संबंधित है, वो किस में है, लक्ष्य 14 में है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो गोल हैं उनको भी आप याद रखिएगा। लक्ष्य नंबर 1 मतलब जो गोल 1 है, यह है आपका गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व में से समाप्ति। तो इस प्रकार से जो पॉवर्टी है वो किस में आता है, लक्ष्य 1 में आता है। इसके अलावा लक्ष्य 2 है, यह भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से जो हंगर आता है वो किस में आता है, लक्ष्य 2 में आता है। लक्ष्य 3 में क्या है, यह सभी आयु के लोगों के में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। मतलब जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं वो लक्ष्य 3 में है। तो यह अभी वर्तमान के परिदृश्य में क्या है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं यह महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा स्वास्थ्य किस गोल के अंतर्गत आता है, तो गोल 3 में आता है। इसके अलावा जो शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं वो आपका लक्ष्य अर्थात गोल 4 में है, और लैंगिक समानता मतलब महिलाओं की लैंगिक समानता और बालिकाओं के विकास के संबंध में जो चीज़ें हैं वो लक्ष्य 5 अर्थात गोल नंबर 5 में है। और लक्ष्य 6 अर्थात गोल 6 जो है उसमें क्या है, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना अर्थात ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन जो है आपका वो लक्ष्य 6 में था। और ये IAS की परीक्षा में यह इस पर प्रश्न बना हुआ है लक्ष्य 6 को लेकर के कि आपका स्वच्छता और जो ये मतलब ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन है, ऐसा ही कुछ प्रश्न था कि वो किस टारगेट से संबंधित है या किस गोल से संबंधित है। याद रखिएगा लक्ष्य 6 से संबंधित रहा है। तो एक काम आप कर सकते हैं कि ये जो 17 गोल हैं आप कहीं से इसको पूरे 17 गोल को एक बार देख लीजिएगा कि इससे परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो आप उसको आराम से कर सकें। इसके अलावा यह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यह 1 जनवरी 2000 से प्रभाव में आ गया, मतलब इफेक्टिव होता है, तथा UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की निगरानी व संरक्षण में अगले 15 वर्षों तक अर्थात 2030 तक ये क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। इसके पहले क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, ठीक है। अब यहाँ पर एक तथ्य और याद रखिएगा, कहीं पर आप मेंस वगैरह में लिख सकते हैं, जैसे कई बार पूछ लेता है कि सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, या कई बार पूछ लेता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट
कि की अवधारणा, मतलब इसको जो परिभाषित किया गया, सबसे पहले कहाँ पर इसको परिभाषित किया गया था। तो जो पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 में गठित किया गया था, तो इसके अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट, जो कि 1987 में यह रिपोर्ट जारी की जाती है, तो इसमें ही आपका सतत विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित किया गया है। तो इसके अनुसार जो सतत विकास को परिभाषित किया गया है, इसमें बताया गया कि आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही जो है वो सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आप ये हो सकता है इसमें प्रश्न प्री में बन सकता है, और नहीं तो आप इसको मेंस में वगैरह में कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नगर वन योजना के संबंध में। तो नगर वन योजना है क्या? तो हुआ यह कि विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि आपका 5 जून को मनाया गया है, तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? 5 जून को मनाया गया है। और किस संस्था के द्वारा इसको मनाया जाता है? तो यूनेप अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम है उसके द्वारा इसको मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वह क्या थी? जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। अब आगे बात कर लेते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह जो योजना है नगर वन योजना, इसके तहत 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह कोई नई योजना नहीं है, इसको 2015 में ही प्रारंभ किया गया था। अब उस योजना के तहत अब 200 और जो शहरी वन है उनको विकसित करने की बात कही गई है। तथा मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए नगर वन को विश्व पर्यावरण 2020 की जो थीम के रूप में इसको अपनाया गया था। क्या थीम रखी गई थी? नगर वन इसको थीम बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तथा यह जो योजना नगर वन योजना है, यह योजना यदि हम इसको सही से क्रियान्वित करेंगे तो यह योजना कार्बन सिंक की अतिरिक्त मात्रा का संचयन करने में मददगार साबित होगी। अब प्रश्न उठता है कार्बन सिंक क्या होती है? तो मतलब कि जो आपके पर्यावरण में जो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आप फॉसल फ्यूल वगैरह जलाते हैं तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, तो उसको सोखने का कार्य जो है वो कार्बन सिंक करते हैं। अब पर्यावरण में जो नेचुरल तौर पे जो कार्बन सिंक का काम करते हैं वो आपके जंगल हैं, मतलब फॉरेस्ट हो गए, और आपके जो समुद्र होते हैं, ये आपका कार्बन सिंक का नेचुरल मतलब एक तरीके से सोर्स होते हैं। पेड़ क्या करते हैं? पेड़ जो होते हैं जंगल के, वो आपका इन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा इससे भोजन बनाते हैं और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही काम क्या किया जाता है कि समुद्र में जो जीव होते हैं वो वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे खींचते हैं और उससे अपना फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्बन सिंक की जो अतिरिक्त मात्रा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो अतिरिक्त मात्रा है उसके संचयन करने में मददगार साबित होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पेड़ लगाएंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब उसको शोषण करेंगे, मतलब उसको अवशोषित कर लेंगे। तथा थोड़ा सा यदि इसको टेक्निकल वर्ड में इसको बात करें तो कार्बन सिंक जो होता है एक वानस्पतिक क्षेत्र, एक जंगल या फिर एक फाइटोप्लैंक्टन समृद्ध समुद्र होता है। ऐसा समुद्र जिसमें फाइटोप्लैंक्टन हो, मतलब जीव पाए जाते हों, हो सकता है। जो ये क्या करते हैं? ये जीवाश्म ईंधन से जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में ये सहायक होते हैं। तो ये जो कार्बन सिंक क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको सोखने का कार्य करते हैं। अब योजना पे आते हैं। ये जो नगर योजना है, नगर वन योजना, तो यह योजना नगर निकायों, गैर सरकारी संगठन तथा स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी और सहयोग पर आधारित होगी। और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जो भुगतान की राशि है, मतलब पैसा कहाँ से आएगा, तो इसकी व्यवस्था जो है क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016, इसको इंग्लिश में कहें तो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैंपा के नाम से जानते हैं, तो इसकी निधि द्वारा इसकी फंडिंग की जाएगी। तथा इस योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? वर्ष 2015 में पुणे में की गई थी। तो याद रखिएगा यह कोई नई योजना नहीं, इसको 2015 में ही प्रारंभ किया गया था। अभी नया क्या हुआ है कि इस योजना के तहत 200 जो नगर वन है उनको विकसित करने की बात कही गई है। तो अब पुणे की बात करें, जो पुणे में इसको प्रारंभ किया गया था, तो पुणे वासियों की पहल के द्वारा वन विभाग तथा स्थानीय निकाय ने एक साथ मिलकर के 16.8 हेक्टेयर में फैले
वारजे शहरी वन क्षेत्र या वारजे अर्बन फॉरेस्ट पहाड़ी बंजर पहाड़ी क्षेत्र को हरे भरे जंगलों में बदल दिया था। तो यह जो वारजे शहरी वन क्षेत्र है, यह क्या है, नगर वन, ये जो योजना है इसके तहत ही इसको विकसित किया गया था। तो यदि पूछा जाए कि वारजे शहरी वन क्षेत्र या वारजे अर्बन फॉरेस्ट कहाँ संबंधित है, इसको कहाँ पे विकसित किया गया है, तो यह पुणे में विकसित किया गया है। तथा यदि इसके बारे में और चीज़ें बात करें तो वर्तमान समय में इस क्षेत्र में, ये जो वारजे शहरी वन क्षेत्र है, इसमें जंगली पौधों की 23 प्रजातियाँ, इसके अलावा 29 पक्षी प्रजातियों, 15 तितली प्रजातियों, 10 सरीसृप प्रजातियों और 3 स्तनपायी प्रजातियों के साथ जैव विविधता से यह क्षेत्र जो है काफ़ी समृद्ध हो चुका है। इसके अलावा एक चीज़ और, आप कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि जहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में बताया गया कि भारत के कुल वन आवरण में वर्ष 2015 और 2019 के बीच जो है 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई। मतलब 2015 में जो रिपोर्ट आई थी और 2019 में जो रिपोर्ट आई है, तो इसमें क्या है कि जो वन आवरण है उसमें 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। परंतु यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन दूसरा ये है कि वहीं दूसरी तरफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट अर्थात CSE द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के 5वें संस्करण में बताया गया है कि देश के कुल 629 जिलों के 34% जंगलों के क्षेत्रफल में कमी आई है। एक तरफ हमारी एक रिपोर्ट बताती है कि वनावरण में वृद्धि हुई है, और दूसरी तरफ क्या एक दूसरी रिपोर्ट आ रही है जो कि यह बताती है कि 629 जिलों के 34% जंगलों के क्षेत्रफल में कमी आई है। अब यहाँ पर थोड़े से कुछ फैक्ट को भी आप याद रखिएगा कि जैसे वन स्थित रिपोर्ट 2019 जो जारी किया गया है, यह वन स्थित रिपोर्ट से संबंधित 16वीं रिपोर्ट है। और याद रखिएगा यह इस प्रकार की रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। मतलब इससे पहले वाली रिपोर्ट कब आई थी, 2017 में आई थी, और वह 15वीं रिपोर्ट थी। तो यह जो 19वीं रिपोर्ट 2019 वाली रिपोर्ट है, इसके बारे में कुछ देखें तो इसमें क्या बताया गया है कि वन एवं वृक्षों से आच्छादित जो कुल क्षेत्रफल है, मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% जो है यह वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र। तो यह परसेंटेज याद रखिएगा कितना है, 24.56 है। यदि केवल वनावरण क्षेत्र की बात करें तो यह कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। और केवल वृक्षावरण क्षेत्र की बात करें तो 2.89% है। जबकि 2017 से 2019 के बीच में जो वृद्धि हुई है, वनाच्छादित क्षेत्र में जो वृद्धि हुई कितनी हुई है, 0.56% हुई है। और यदि इसको नंबर में देखें तो 3,976 वर्ग किलोमीटर हुई है। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ देखें तो यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक यदि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक परसेंटेज का वनावरण कहाँ पर है, मिजोरम में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो यह क्रम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें जो है संघ शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया है, राज्य की बात की है। तो राज्यों में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, यह क्रम है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पर है वन का, वो मध्य प्रदेश में है। उससे कम आपका अरुणाचल प्रदेश, उससे कम छत्तीसगढ़, उससे कम उड़ीसा, और उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। मतलब हम लोग यदि अवरोही क्रम में चलें, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ चलें, तो क्या होगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इसके अलावा वन क्षेत्रफल में जो 2019 की रिपोर्ट आई है, इसमें वन क्षेत्रफल में जो वृद्धि वाले शीर्ष राज्य हैं, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है, इसमें कर्नाटक में। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर केरल, जम्मू कश्मीर और फिर हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ हुई है, तो कर्नाटक में हुई है। इसके अलावा असम और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सभी जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, वहाँ के वनावरण क्षेत्र में कमी आई है। तो यह आप इन फैक्ट को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के संबंध में, या इसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, या शॉर्ट में EPI। तो हाल ही में येल विश्वविद्यालय या येल यूनिवर्सिटी द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है 180 देशों में 168वें स्थान पर रहा है। तो यह रैंक याद रखिएगा किस स्थान पर है, 168वें पे। और इस रिपोर्ट के बारे में एक चीज़ फैक्ट याद रखिएगा कि यह द्विवार्षिक रिपोर्ट अर्थात प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये 2 वर्ष बाद इसको जारी किया गया है, तो इस पर प्रश्न बन सकता है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है, इसे येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल, यह एक संयुक्त पहल है इसकी। तथा यह जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अर्थात EPI है, इसको विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से इसको
तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें 3 लोगों का सहयोग है, येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और आपका विश्व आर्थिक मंच। तथा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है ये विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन आकलन तथा विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर इसका आकलन करता है। यह जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसको 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। मतलब इसमें 32 इंडिकेटर लिए जाते हैं। तथा यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो EPI पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो 2018 अर्थात इससे 2 वर्ष पहले जो आया था, तो EPI 2018 में भारत का जो स्थान था कितना था, 177वां था, 177 था। तथा जो स्कोर था वो 100 में से कितना था, 30.57 था, 30.57 था। जबकि 2020 की जो रिपोर्ट आई इसमें भारत का स्थान कितना है, 168, 180 देशों में 168। तो इस प्रकार रैंक तो सुधरी है। पहले क्या था, 177 था, 177, परंतु अब क्या है, 168 है। तो रैंक तो सुधरी है, परंतु स्कोर जो है स्कोर कम हो गया है। अब स्कोर कितना, 27.6 रह गया है। तथा कुछ अन्य चीज़ें याद रखिएगा कि भारत जो है केवल 11 देशों बरूंडी, हैती, चाड, सोलोमन द्वीप, मेडागास्कर, गिनी, कोटे डी आइवर, सियरा लियोन, अफगानिस्तान, म्यांमार और लाइबेरिया से बेहतर स्थिति में है। तथा अफगानिस्तान को छोड़ करके शेष सभी दक्षिण एशियाई देश जो हैं वो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में भारत से आगे हैं। तथा इस सूचकांक में नंबर 1 पर कौन है, तो इसमें नंबर 1 पे आपका डेनमार्क है, ठीक है, और नंबर 2 पे कौन सा है, लग्जमबर्ग है। आगे हम लोग अब कुछ टिड्सबिट्स करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड के संबंध में। तो प्रसिद्ध गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को यह जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है इसे सम्मानित करने की घोषणा की गई और जावेद अख्तर यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। अब इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह पुरस्कार विज्ञान, शोध, शिक्षा एवं मनोरंजन के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत होकर के धर्मनिरपेक्षता तथा सेकुलरिज्म के प्रति कार्य किया है। और यह पुरस्कार जो है प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर इसको दिया जाता है। रिचर्ड डॉकिंस जो रहे हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और सृष्टिवाद अर्थात क्रिएशनिज्म के मुखर आलोचक थे। आगे चलते हैं उड़ीसा का राज्यगान के संबंध में। तो उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा कौन से इसको दिया है, वंदे उत्कल जननी को। और इस गीत को 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा द्वारा लिखा गया था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। तो यह कहाँ की योजना है, तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट साइड वेंडर जो होते हैं उनके लिए इसको प्रारंभ किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि 10,000 रुपये का उनको कर्ज दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कोविड बीप ऐप के संबंध में। तो इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी किफ़ायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड बीप यह जो ऐप है इसको लॉन्च किया। तो इसके तहत क्या होगा कि एक मशीन जो होगी वो आप जो संक्रमित व्यक्ति होगा उसके हाथ पर बांध दिया जाएगा और उसको मोबाइल से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी उसके संबंध में रीडिंग होगी, जैसे कि उसके ऑक्सीजन लेवल क्या है, उसकी हार्ट बीट वगैरह क्या है, तो ये जो भी आंकड़े हैं जिसके लिए डॉक्टर को या जो मेडिकल पर्सन होते थे उसके पास जाना पड़ता था उसके संपर्क में, तो वो संपर्क में नहीं जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उनके संक्रमित होने का खतरा कम से कम रहेगा। और यह जो कोविड बीप है इसका पूरा जो नाम है वो क्या है, कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन। तो ये तो आपका कोविड का इतना फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद बीप का फुल फॉर्म क्या है, बायोमीट ECIL और ESIC पॉड है, ये इसका पूरा नाम है। इसको हैदराबाद के IIT और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम अर्थात ESIC तथा मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके अलावा यह जो कोविड बीप है, कोविड बीप के नवीनतम संस्करण में जो नया संस्करण जारी किया गया है इसमें NT-BP अर्थात नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर और मॉनिटरिंग, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अर्थात जो हार्ट से संबंधित चीज़ें होती हैं उनकी मॉनिटरिंग और श्वसन दर को शामिल किया गया। मतलब इसके माध्यम से इनकी भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसके अलावा यह जो आपका कोविड बीप है यह इसके फैलने के जोखिम अर्थात कोविड-19 के फैलने के जोखिम को काफ़ी हद तक कम करने के साथ साथ PPE अर्थात
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे संसाधनों की बचत करने में भी मददगार होगा, क्योंकि जब उनके संपर्क में ही नहीं जाना होगा तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा क्यों चर्चा में है? तो टेक महिंद्रा ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ ही वह 155 वैश्विक कंपनियों के समूह में शामिल हो गया है, ताकि भविष्य में आने वाले खतरे से निपटने के लिए नीतियों को लचीलापन बनाने के लिए सहयोग किया जा सके। तथा यह इसको अचीव कैसे करेंगे? तो यह जो है नए युग की प्रौद्योगिकियों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आगे बात करते हैं किरण एम शाह के बारे में। तो बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। तो याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसको दिया गया? किरण मजूमदार शाह को। और वह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी होने के साथ साथ 20 सालों, मतलब जब से दिया जा रहा है तो 20 सालों के इतिहास में खिताब जीतने वाली ये तीसरी भारतीय हैं। मतलब महिला के रूप में ये पहली हैं और भारतीय के रूप में तीसरी हैं। इनके अलावा 2 अन्य जो पाए हैं, तो सबसे पहले नारायण मूर्ति को 2005 में, जो इन्फोसिस के से संबंधित रहे, और उदय कोटक को 2014 में यह पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।